देश भर के ड्राइवरों ने लिया है बहुत ही बड़ा फैसला। जी हां, पिछले दिनों ड्राइवरों ने जिस तरीके का बंद वाला ट्रेलर दिखाया था, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखाने की तैयारी सामने आ गई है। और ये जो पिक्चर 9 तारीख से शुरू होने जा रही है, ये देश की आम जनता को परेशानियों का सामना तो करवाएगी, लेकिन मोदी सत्ता के लिए ये किसी भयंकर और बड़ी पनौती से कम नहीं होगी। राष्ट्रीय खरीद बिक्री संगठन के अध्यक्ष ने देश भर के ड्राइवरों के लिए एक वीडियो रिलीज किया है। क्या कुछ कहा गया है, थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, आज की तारीख में मोदी सरकार के लिए एक दो नहीं बल्कि पनौतियों की पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ही दिन में 7 बड़ी पनौतियां मोदी सरकार के सामने लगती हुई दिख रही हैं, जिनका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होने जा रहा है। और यह असर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की खटिया के चारों पायों को एक साथ लंगड़ा कर सकता है, क्योंकि ये सातों बड़ी जबरदस्त हैं और इनके पीछे जो जनता का हुजूम है वो बड़े से बड़े सत्ता को हिलाने की ताकत रखता है। कौन कौन सी है 7 घटनाएं जो एक ही दिन में मोदी सरकार के लिए पनौती के रूप में हो सकती हैं, बारी बारी से सब पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक पनौती पहली वाली से बड़ी है और ये सातों मुद्दे भाजपा के लिए हैं, भाजपा के लिए पनौती है, मोदी सत्ता के लिए पनौती हो सकते हैं, अपने आप में पनौती नहीं है। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसीलिए अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। इसके अलावा यदि हो सके तो इस चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग जरूर करें। आइए सबसे पहले देश के ड्राइवरों का मामला निपटा लेते हैं। और मामले पर पहुंचने से पहले एक बात साफ कर दें कि आप में से जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि अभी मोदी सरकार जो ड्राइवरों के लिए नया कानून लेकर आई है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और लाखों का जुर्माना देना होगा, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है या फिर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये हर एक ड्राइवर के लिए है जो कोई भी वाहन चलाता है। यानी यदि आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और आपने किसी को धक्का मार दिया, उसे छोड़कर निकल लिए, तो आपको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी एक ट्रक वाले को या बस वाले को। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन इसके खिलाफ तो खाली बस और ट्रक वाले ड्राइवर ही ज्यादा मुखर है, वही हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने ही जगह जगह पर अपनी गाड़ियां खड़ी की थी। तो इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि ज्यादातर लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि मोदी सरकार का यह कानून हर एक ड्राइवर पर अप्लाई होगा। लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं और मीडिया के एक पक्ष द्वारा यह कंफ्यूजन जानबूझकर क्रिएट की जा रही है ताकि लोगों को असली बात का पता न चले और लोग इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का मामला समझकर बैठ जाएं। पहला तो कारण यह है कि लोगों को जानकारी की कमी है और दूसरा कारण यह है कि जिस व्यक्ति का धंधा ही गाड़ी चलाना है, यानी जिसकी नौकरी ही गाड़ी चलाना हो, जिसकी आजीविका हो गाड़ी चलाना, उसके लिए संकट ज्यादा है क्योंकि उसे गाड़ी ही चलाना है और दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। जबकि हमारे जैसे जो आम ड्राइवर हैं, जो महीने में कभी कभार एक आध बार गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो हमारे लिए रिस्क की बात एक आध बार होगी, लेकिन कॉमर्शियल ड्राइवर्स के लिए यह रिस्क 30 दिन 24 घंटे बना रहेगा। और खासकर यदि हम बात करें ट्रक और बस ड्राइवरों की या फिर ट्रेवल्स की गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवरों की, तो उनके लिए यह 7 दिन 24 घंटे का मामला है, उनके लिए हमेशा रिस्क है, इसीलिए वो ज्यादा मुखर है। ठीक उसी तरह से जैसे किसानों का मसला था, जो किसान बड़े स्तर पर खेती करते हैं, जो अनाज उगाकर बेचते हैं, यानी जिनका व्यवसाय था खेती, उन्हें नुकसान दिख रहा था तो वो धरना दे रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और जो किसान छोटी मोटी जमीनों वाले हैं, जो अपने खाने भर का भी नहीं उगा पाते हैं या फिर सिर्फ अपने खाने के लिए ही उगाते हैं, उन्हें इस तरह के कानूनों से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो लोग प्रदर्शन में नहीं जा रहे थे। यहां पर एक और छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत में यदि कुल हाईवे को मिला लिया जाए, यानी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जोड़ लिया जाए, तो सड़कों में इनका प्रतिशत 5% है। लेकिन सड़क दुर्घटना की बात करें तो लगभग 56% सड़क दुर्घटनाएं हाईवे पर होती हैं और मृत्यु की बात करें तो 61% लोगों की मौत हाईवे पर ही हो रही है, दुर्घटनाओं में होती है। अब हाईवे पर ज्यादातर कौन सी गाड़ियां चलती हैं ये आपको पता है। हालांकि दुर्घटना के कारण बहुत सारे हैं। कौन कौन से कारण होते हैं हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा। लाखों करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, बहुत ही जबरदस्त है, आंख कान सब कुछ खोल देगा। वहीं भारत में ही सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 19 लोगों की मौत होती है। यानी रोज हमारे देश में 1264 घटनाएं होती हैं और 462 लोगों की मौत हो जाती है। WHO के आंकड़े पर यदि ध्यान दें तो 2010 से 2021 के बीच पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई, लेकिन भारत में उल्टे बढ़ गया। यहां एक विशेष बात है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इन सारी दुर्घटनाओं में सरकार की खामियों और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से क्या कुछ होता है वो जांच का विषय है।
क्योंकि भारत में ऐसा अक्सर देखा जाता है, सड़कों पर जब कोई भी दुर्घटना होती है तो लोग सीधे सीधे प्रथम दृष्टया चालक को ही जिम्मेदार मान लेते हैं, जबकि कई बार दुर्घटना के लिए चालक से ज्यादा सरकारी लापरवाही होती है। जैसे सड़क निर्माण में कमी, सड़क की बनावट में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो फिर दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी दुर्घटनाओं के कौन कौन से कारण हैं, हमने इस वीडियो में विस्तार से बात की है, उसे जाकर जरूर देखिएगा ये सुनने के बाद। फिलहाल देश भर के ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ने हमारे खिलाफ तो कानून बना दिया है कि दुर्घटना के बाद यदि हम पीड़ित को छोड़कर भाग जाएं, घायल को छोड़कर भाग जाएं तो 10 साल की सजा होगी और लाखों का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया, सरकार यह नहीं बता रही है कि यदि हम पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के लिए, उसकी मदद के लिए गाड़ी रोक कर नीचे उतर जाएं तो भीड़ हमारे साथ जो करेगी, और भीड़ यदि हमें मार देगी, हमें घायल कर देगी तो हमारा क्या होगा? हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? हमारे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? हमारे इलाज का खर्च कौन देखेगा? और यदि हमारी मौत हो गई तो फिर सजा किसे मिलेगी? कौन दिलवाएगा? मुआवजा कौन देगा? मैंने अपनी पहली वीडियो में इसी बात पर फोकस किया था कि असल में सरकार को करना तो यह चाहिए कि एक्सीडेंट के बाद यदि भीड़ की शक्ल में किसी ने भी ड्राइवर को हाथ लगाया, छू भी दिया, तो उस व्यक्ति को लंबी चौड़ी जेल की सजा होगी और लंबा चौड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि भीड़ मौका देखकर हाथ साफ करने की कोशिश ना करे। और यदि ड्राइवर के अगर ड्राइवर के मन से यह डर निकल गया कि भीड़ उन्हें मारेगी तो फिर निश्चित तौर पर वो पीड़ित को यानी घायल को छोड़कर भागेगा नहीं। ड्राइवर भी हमारे आपके बीच का ही है, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया है, वो भी इंसान है, उसके भीतर भी इंसानियत है। पिछले कुछ ही दिनों में देश के लगभग हर हिस्से से दर्जनों ड्राइवरों ने हमें फोन किया है। सबने यही बात कही कि यदि हम नशे में गाड़ी चलाएं, गलत तरीके से गाड़ी चलाएं, किसी भी रूप में हमारी गलती पाई जाए तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। हमारे साथ ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि गलती सामने वाले की होती है, मगर चूंकि लोगों के दिमाग में यह बात पहले से बसी हुई है कि बड़ी गाड़ी वाला ही जिम्मेदार माना जाएगा, तो जो गुस्सैल भीड़ होती है वो भी पीड़ित की मदद करने की बजाय ड्राइवर को ढूंढकर पीटना शुरू कर देती है। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें एक दुर्घटना में मारी गई लड़की के पिता कह रहे थे कि जिस भीड़ ने ड्राइवर को पीटने में ध्यान लगाया, यदि उसने समय पर मेरी घायल बिटिया को अस्पताल पहुंचा दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन भीड़ को घायल की जान बचाने से ज्यादा हाथ साफ करने की चिंता थी। लोगों ने पीट पीट कर ड्राइवर को भी अधमरा कर दिया। यानी कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये भय पैदा करने की जरूरत है, उन्हें जिम्मेदार बनाने की जरूरत है कि उन्मादी भीड़ का हिस्सा न बने। दुर्घटना के बाद ड्राइवर से ज्यादा पीड़ित पर फोकस करें, घायल पर फोकस करें, क्योंकि ड्राइवर भीड़ की मार से बचने के लिए भाग जाएगा तो घायल का ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादातर मामलों में अधिक खून बह जाने की वजह से घायलों की मौत हो जाती है, और ऐसा तब होता है जब समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। यानी कुल मिलाकर ड्राइवरों के खिलाफ इस तरह का कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उस उन्मादी भीड़ के खिलाफ कानून बनाया जाए जो दुर्घटनाओं के बाद घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर को कूटने पर ध्यान लगाती है। पिछले दिनों कुछ ही घंटों की हड़ताल के बाद सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आई। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ सरकार के अधिकारियों की बातचीत की चर्चा सामने आई। फिर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म की घोषणा कर दी। लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि गाड़ी तो हम चलाते हैं और बात हो रही है ट्रांसपोर्ट वालों से, यानी बीमार कोई और है, दवा देने की बात किसी और से हो रही है। इसी नाराजगी को लेकर अब ड्राइवरों ने साफ साफ कह दिया है कि समस्या हमारी है, सरकार हमसे बात करे, और जब तक सरकार लिखित रूप में हमें भरोसा नहीं देती तब तक हम सड़क पर नहीं आएंगे। यानी अब तक सरकारें लोगों के सड़क पर आने से घबराती थी, अब सरकार ड्राइवर के सड़क पर न आने से घबरा रही है। और इसका कारण है कि ड्राइवर ही देश की नस है, और यदि नस जाम हो जाए तो फिर लहू का प्रवाह रुक जाता है। देश के ड्राइवरों से खरीद बिक्री संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने क्या अपील की है आप भी सुनिए। इसके बाद हम उन अलग अलग 6 मुद्दों की बात करेंगे जो आज ही की तारीख में पनौती बनकर मोदी सरकार के सामने आ गए। जय हिंद साथियों, मैं आरिफ खान, भारतीय खरीद बिक्री संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष और जैन चालक मालक संगठन का अध्यक्ष। ये क्लिप इसलिए बना रहा हूँ कि जो चैनल वाले गुमराह कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक है वो बंद हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया जो ट्रांसपोर्ट है उससे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। ड्राइवर यूनियन अलग से है और ट्रांसपोर्ट यूनियन अलग से है, और ये जो भी कोई आगे जाके बात कर रहा है वो कोई सरकार की तरफ से आया हुआ लेटर नहीं बता रहे। और सब में बड़ी बात यह है कि हमारे को कोई बताया नहीं जा रहा है कि क्या क्यों बंद है, क्यों चालू है। कोई भी आ रहा है, कोई भी उठ रहा है, कोई भी बोल रहा है कि बंद है, चालू है, और चैनल वाले भी झूठ बात करते हैं। कुछ अच्छे पत्रकार छोड़ के दूसरे पत्रकार भी सच्ची बात बता नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ने ये तय किया हुआ है कि हर ड्राइवर जो है अपने गाड़ियों पे, दूसरे के गाड़ियों पे, जो ट्रक मालिक है, तो इनको मैं विनती कर रहा हूँ कि हम लोग ने ये तय किया हुआ है कि हम लोग 9 तारीख के रात के 12 बजे से, जनवरी 9 तारीख 9/1/2024 को हम लोग रात के 12 बजे से
हम बेमुदत बोलते हैं इसको, उसका स्ट्राइक कर रहे जब तक अमित शाह जी, गृह मंत्री जी या तो उनके सचिव जब तक ये बोलते नहीं है कि ये लिखित नहीं देते हैं कि ये स्ट्राइक या तो ये कानून, ये खूनी कानून है, ये खूनी कानून जब तक पीछे नहीं लिया जाएगा या तो उसको रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये स्ट्राइक चलता रहेगा। तो भाइयों, मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों से, ऐलान करता हूँ आपसे कि ये जो खूनी कानून है ये जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग रोड पे नहीं आएंगे। चाहे मजदूरी करो, चाहे दिहाड़ी करो, जो भी करो, लेकिन अपने बाल बच्चे संभालो, क्योंकि ये खूनी कानून है भाइयों, ये बहुत तकलीफ देने वाला कानून। अच्छा, ये बात तो ठीक है, चलो 10 साल की सजा तो सजा, लेकिन जब रोड पे पब्लिक मारती है तो उसके अंदर अगर ड्राइवर की मौत होती है तो उसको बचाने वाला या तो उसको कुछ मुआवजा देगा क्या सरकार? उसका कुछ कानून बनाया क्या सरकार ने? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग अभी इसके आगे जब तक ये कानून पीछे नहीं लिया जाएगा, इसके लिए हम लोग अभी 9 तारीख को रात को 12 बजे से ये स्ट्राइक चालू करें। ये स्वयंभू स्ट्राइक है, ये खुद ड्राइवर लोगों ने आप अपने और सब संगठन वाले से मैं ये आपके जरिए से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर लोग हैं वो हमारे गुलाम नहीं है, ये किसी संगठन के अध्यक्ष के गुलाम नहीं है। और कोई भी अध्यक्ष जो है हर संगठन का, वाहन चालक मालिक का, तो ये कुछ बाप नहीं है ड्राइवर लोगों का, ठीक है ना। तो ये भाइयों, ये भी बात बताना चाहता हूँ कि कौन से भी चैनल से या तो कौन से भी पत्रकारिता से या तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये स्ट्राइक मिट गया ऐसा अगर आता है आपके पास तो उसको यकीन मत करो। कुछ जो पत्रकार, अच्छे पत्रकार, उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है तो बात और है। गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके जो सचिव है उनके तरफ से लिखित में कुछ आता नहीं तब तक स्ट्राइक ये चालू रहेगा, ठीक है मित्रों। और ये जो कानून लाया हुआ है ये खूनी कानून है, खूनी है ना। अगर आपको नहीं जमता है तो अपना सीधा घर जाओ भाइयों और घर पे बैठो और अपने बाल बच्चे के साथ में रोजी सूखी रोटी खाओ। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते। सुन लिया आपने। इसी तरह से और भी बहुत सारे राज्यों से ड्राइवरों की ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी इन्हें भरोसे में लेती है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ड्राइवरों का पिछला प्रदर्शन यानी हड़ताल ज्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिला था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 17 जनवरी से दक्षिण भारत में भी बड़े स्तर पर इस कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रहा है। कर्नाटक से आई इस खबर को देखिए, वहां पर भी लोगों ने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर दिया है। यानी वो दक्षिण जहां बीजेपी के लिए खिड़की दरवाजा पहले से बंद हो चुका है, वहां छोटे मोटे जो सुराग हैं वो भी बंद हो सकते हैं यदि ड्राइवर हड़ताल पर चले गए तो, जैसा कि उन्होंने घोषणा कर दिया है। आइए अब अगली पनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो मामले पर फैसला आया। दोषियों को समय से पहले रिहा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और साफ साफ कह दिया कि 2 हफ्ते के भीतर इन्हें फिर से जेल में डालिए। यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। यहां साफ हो गया कि किस तरीके से इतने जघन्य अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा की सरकारें सरेआम आम जनता को तो छोड़िए, देश के सुप्रीम कोर्ट से भी तथ्य छुपाती हैं, कथित तौर पर फ्रॉड करती हैं, झूठ बोलती हैं। और यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और निश्चित तौर पर यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव में गूंजता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए पनौती ही साबित होगा। वहीं आज ही राजस्थान में एक सीट पर विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और इसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 12,500 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हारे हैं वो राजस्थान की सरकार में मंत्री बनाए गए थे हाल ही में। यानी इतना भरोसा था कि चुनाव जीती जाएंगे, मगर फिर भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को किनारे सरकाया गया, बीजेपी की इस हार में उनका भी हाथ हो सकता है। अब इस हार में किसका हाथ है या किसका पैर है ये तो वहीं के लोग समझ सकते हैं, लेकिन राजस्थान के ही कुछ जिलों से बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। यहां पर गुर्जर आंदोलन फिर से रंग लेने लगा है। जी हां, राजस्थान में एक बार फिर से बड़े आंदोलन के सुर देखने को मिल रहे हैं। आरक्षण के लिए सालों चले गुर्जर आंदोलन ने राज्य को झकझोर कर रख दिया था। 21 गुर्जरों की मौत हुई थी। आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलियां अभी तक लोगों के जहन में जिंदा है। लोगों को अभी तक याद है कि इतनी ज्यादा मौतों और इतने बड़े संघर्ष के बावजूद उनके समाज को कुछ मिल नहीं पाया। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अगुवाई में भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज ने रेल रोकने का अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दे दिया है। मांग की है कि केंद्र इन 2 जिलों के जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण
दे, वरना दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा। यानी राजस्थान के 2 जिलों के जाट समाज के लोगों ने मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि या तो हमारी बात मानिए, हमें आरक्षण दीजिए, नहीं तो हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। यानी अभी अभी जिस राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत कर आई है, एक तो आज ही के दिन वहां पर एक हार का सामना करना पड़ा है और आज ही के दिन जाट समाज के आंदोलन के रूप में मोदी सरकार को एक और पनौती मिल गई है। इसका भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यह आंदोलन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यदि मोदी सरकार इनकी बातों को नहीं स्वीकारती है तो फिर इसका बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था। यहां पर भी बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही जो सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकल कर आई वो ये थी कि हसदेव जंगलों की बंपर कटाई शुरू हो गई। वहां के लोग इस बात का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। अडानी कंपनी वापस जाओ का नारा लग रहा है, आंदोलन चल रहा है। हालांकि इन चीजों से बीजेपी की सत्ता को बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज इस मामले में बीजेपी सत्ता के लिए पनौती वाली खबर यह आई है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर उठाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 5 दिन चलेगी और खबर यह आई है कि राहुल गांधी हसदेव के प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुलेआम कहा था कि अडानी और छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच भूपेश बघेल खड़ा है, यानी मैं खड़ा हूं। और यह बात अब पूरी तरह से सच साबित हो गई। चुनाव परिणाम आते ही, बीजेपी की सरकार आते ही ये सामने आ गया कि कैसे भूपेश बघेल ने जो बातें कही थी वो सही थी। जैसे ही भूपेश बघेल की सत्ता गई, भाजपा सत्ता में आई, अडानी का खेल चालू हो गया। और अब जबकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उन सब से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और 5 दिनों तक उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ में चलेगी, तो यह भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है, पनौती के रूप में सामने आ सकता है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य जिसने 2024 के चुनाव को रोमांचक बना दिया और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिसका नाम है बिहार, उस बिहार की सरकार लगातार अपनी जनता को खुश करने के लिए लगी हुई है। हाल ही में आपने देखा हजारों की संख्या में वहां पर नौजवानों को नियुक्तियां दी गई हैं, लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। और अब नीतीश सरकार ने बिहार में मुखिया, उप मुखिया, पंच, सरपंच का मानदेय दोगुना बढ़ा दिया है। यानी मुखिया को 5,000, उप मुखिया को 2,500 प्रति माह मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 और सहायिका को 4,000 रुपया मानदेय देने की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार में खेल विभाग भी होगा, यह भी बताया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के इस फैसले से 2,35,000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों और लगभग 2.25 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायकों को फायदा मिलेगा। यानी बिहार की नीतीश सरकार ने अचानक से ताबड़तोड़ फैसले लेकर पूरा माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर ली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 2 बड़ी शक्तियां एक साथ हैं। बीजेपी लगभग अकेली ही है, क्योंकि जो भी उसके साथी हैं वो बेहद कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया बिहार में बेहद मजबूत स्थिति में है और बहुत सारी पार्टियां एक साथ हैं। यहां तक कहने लगे हैं लोग कि बिहार में बीजेपी 10 का आंकड़ा छू ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। शायद यही कारण है कि पिछले कई हफ्तों से गोदी मीडिया बिहार की सरकार गिरा रहा था, नीतीश कुमार को पलटी मरवा रहा था, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मुद्दा बदल गया। यानी आज के एक फैसले से नीतीश कुमार ने बिहार में लाखों लोगों को फायदा पहुंचा दिया है। कहीं ना कहीं इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ असर देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से पनौती साबित हो सकता है। वीडियो में बने रहिए, अभी बहन जी पर चर्चा करनी बाकी है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रेलवे के अधिकारियों की। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं उसके खर्चे को लेकर एक आरटीआई लगी थी। आरटीआई में जिस अधिकारी ने बता दिया कि एक सेल्फी पॉइंट को लगाने का खर्चा 6.25 लाख रुपया है और अस्थायी सेल्फी पॉइंट बनाने का खर्चा 1.25 लाख रुपया है, यानी मोदी सरकार ने आपके पैसे का, आपके सैकड़ों करोड़ रुपए का सेल्फी पॉइंट बनाने में धुआं बना दिया। तो जिस अधिकारी ने इस मामले का खुलासा किया था उसे अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। और अब एक और खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा के दौरान एक विशेष ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन डीआरएम मनीष थपलियाल ने मना कर दिया और अब मना करने का खामियाजा ट्रांसफर के रूप में मिला है। उन्हें उत्तर भारत से उठाकर दक्षिण भारत में फेंक दिया गया है। यह लखनऊ रेलवे मंडल के डीआरएम थे और अब इन्हें तिरुवनंतपुरम में भेज दिया गया है। यानी रेलवे के एक डीआरएम यदि स्पेशल ट्रेन चलाने में असमर्थता व्यक्त कर दें तो प्रधानमंत्री को बुरा लग जाता है और बड़े से बड़े अधिकारियों को इस कोने से उठाकर उस कोने फेंक दिया जाता है। कोई अधिकारी यदि फिजूल खर्ची का हिसाब जनता के सामने रख दे, नियमों के तहत रख दे, तो भी सरकार को बुरा लग जाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरी सत्ता को, पूरी व्यवस्था को सरकार ने अपनी बपौती समझ रखी। जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, जनता के पैसे को जैसे चाहे वैसे लुटाएंगे, जलाएंगे, फूकेंगे। यदि कोई सवाल करेगा, कोई उसकी पोल खोलेगा तो उसे यहां से उठाकर वहां फेंक दिया जाएगा। लेकिन यहां एक बात और समझने वाली है, आज के वक्त में भी
यदि बड़े बड़े अधिकारी सत्ता को आंख दिखा रहे हैं, मना कर रहे हैं, मोदी सरकार से यह कह देना कि आपने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा है लेकिन हम नहीं चला पाएंगे, असमर्थ हैं। यदि अधिकारी इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये सत्ता उन्हें माफ नहीं करने वाली है, फिर भी यदि अधिकारी इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि देश के अधिकारियों के भीतर भी अब रोष पैदा होने लगा है। उन्हें भी लगने लगा है कि सत्ता का दुरुपयोग शायद बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या देश के अधिकारी भी अब निरंकुशता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाने लगे हैं? और यदि चुनाव से ठीक पहले अधिकारी इस तरह से सत्ता की बातें मानने से इनकार करने लगे, फिर कहीं ना कहीं ये बात एक बड़ी पनौती के रूप में साबित हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। दरअसल चर्चाएं हो रही हैं कि दिल्ली वाली भाजपा को उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट मिली है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये मायावती, अखिलेश यादव जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष कर रहे हैं, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं और खाने वाले दांतों ने सारी सेटिंग कर ली है। जी हां, एक ऐसी रिपोर्ट की चर्चा सामने आ रही है जिसने दिल्ली के हाथ पांव फुला दिए हैं, यानी दिल्ली में बीजेपी के हाथ पांव फुला दिए हैं। और बताया जा रहा है कि जब से दिल्ली को यह पता चला है कि हाथी और साइकिल ने आपस में सारी गुटरगू कर ली है, सीटों का बंटवारा तक कर लिया है और कांग्रेस ने भी कर लिया है और दिखा रहे हैं कि हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी आसान भाषा में देखें तो अब वही काम इंडिया गठबंधन की पार्टियां करने लगी हैं, विपक्षी पार्टियां करने लगी हैं जो कभी बीजेपी किया करती थी, ध्यान भटकाव वाला। यदि इस खबर को सही माना जाए कि सपा, बसपा और कांग्रेस आरएलडी के बीच यूपी में सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ी चुनौती होगी, पनौती होगी मोदी सरकार के लिए 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी तथा गोदी मीडिया पिछले कई महीनों से इसी उम्मीद में बैठा है, टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई फुट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कुछ तो मिल जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले इस बार फूक फूक कर पैर रख रहे हैं, गोदी मीडिया को कोई कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया आपसी में बैठकर कंटेंट पैदा कर रहा है, खबर बना रहा है। अब यदि खबर पुख्ता है कि यूपी में सीटों का बंटवारा हो चुका है और ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सिर्फ दिखावा है, मायावती को जब एहसास हो जाएगा कि उनके घर पर ईडी और सीबीआई के छापे नहीं पड़ सकते, तब वो इसकी घोषणा करेंगी। यदि इस खबर में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर यह अब तक की सबसे बड़ी पनौती साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले चुनाव के लिए। वहीं चर्चा इस बात की भी चल रही है कि मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर, जो कि अगले 2-4 दिन में ही आने वाला है, उस अवसर पर भी इस गठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर सकती हैं। तो ये थे वो आज के ज्वलंत मुद्दे जो कि मोदी सत्ता के लिए आने वाले दिनों में बड़ी पनौती साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।